नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। अच्छे दिन वाह। एक सपना जो बेचा गया, पूरा देश एक बदलाव की उम्मीद में था। अब अच्छे दिन आएंगे, रुपया मजबूत होगा, बेरोजगारी कम होगी। लोगों ने भरोसा किया, सोचा अब कुछ नया होगा। फिर वक्त बदला, 2019 आया, फिर 2024 और इन 10 सालों में रुपए में 40% की गिरावट देखी गई। अब वही लोग पूछ रहे हैं ये क्या हो रहा है? रुपया गिर रहा है, लेकिन कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था चमक रही है, नौकरी मिलना मुश्किल है, लेकिन सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी कम हो रही है, महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है, लेकिन बताया जाता है कि हम अमृतकाल में जी रहे हैं। आखिर ये खेल क्या है? कौन आगे बढ़ रहा है? एक तरफ झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं जिनके लिए हर दिन एक संघर्ष है, दूसरी तरफ ऑफिस जाने वाले मिडिल क्लास लोग हैं जिनकी जिंदगी ईएमआई में, टैक्स में, बढ़ते खर्चों में उलझी हुई है, और तीसरी तरफ वे लोग जो मर्सिडीज में बैठकर शेयर मार्केट की ग्रोथ पर मुस्कुरा रहे हैं। यह तीन भारत है। गरीब भारत जो आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहा है, मिडिल क्लास जो दिन रात मेहनत करता है लेकिन उसके सपने सिर्फ सरवाइव करने तक ही सिमट कर रह गए हैं, अमीर भारत जिसके लिए हर स्थिति में पैसा बढ़ता ही जा रहा है। जो गरीब था वो और गरीब हुआ, जो अमीर था वो और अमीर हुआ, और जो बीच में था यानी मिडिल क्लास वो लटक गया। वो सिर्फ अपनी कमर झुकाकर टैक्स भर रहा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफ हमारा देश दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल हो रहा है और वहीं दूसरी तरफ हमारा रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है? क्या यह एक बड़ा पैराडॉक्स है या इसके पीछे कोई गहरी वजह है? देखने में तो लगता है कि रुपया गिर रहा है, लेकिन दोस्तों सच्चाई यह है कि रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, डॉलर मजबूत हो रहा है। लेकिन अगर मोदी सरकार इतनी मजबूत और भ्रष्टाचार मुक्त है तो ये रुपये को स्थिर क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि कारण साफ है, भारत की अर्थव्यवस्था पर सिर्फ भारत का नियंत्रण नहीं है। रुपए की कमजोरी के और भी बहुत सारे कारण हैं जो एक्सटर्नल है, इंडिया के कंट्रोल के बाहर है। आरबीआई की लिमिटेड पावर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डॉलर बेचकर रुपए को संभाल सकती है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की एक सीमा है। रिजर्व बैंक ऐसे ही अपने सारे रिजर्व निकाल के रुपया को मेंटेन नहीं कर सकता, खाली हो जाएगा। जब अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है तो इन्वेस्टर्स भारत से पैसा निकालकर अमेरिका में ले जाते हैं, जिससे रुपया और कमजोर हो जाता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कारण अगर रुपया मजबूत हो जाए तो भारतीय एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा, जिससे कंपनियों को घाटा हो। इसलिए सरकार चाहकर भी रुपए को ज्यादा मजबूत नहीं कर सकती, उन्हें एक बैलेंस बना के रखना होगा। डोमिनेंस ऑफ यूएस डॉलर, चाइना, जापान जैसे देश अमेरिका में भारी निवेश, भारी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अगर वे डॉलर बेचना शुरू कर दें तो अमेरिकन इकोनॉमी रुक जाएगी, इसलिए वे डॉलर को मजबूत बनाए रखना चाहते। कल से कोई भी देश डॉलर खरीदना बंद कर दे तो क्या होगा? अमेरिका का खेल खत्म। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? चाइना, जापान जैसे देश अरबों डॉलर अमेरिका में निवेश कर चुके हैं। अगर डॉलर गिरा तो इनका खुद का नुकसान होगा। इसलिए जब भी कोई आर्थिक संकट आता है, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आती है, वे और ज्यादा डॉलर खरीदने लग जाते हैं, जिससे डॉलर और मजबूत होता जाता है। और हमारे भारत की दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि खर्चा ज्यादा, कमाई कम। भारत जितना एक्सपोर्ट करता है उससे दुगना इंपोर्ट करता है। 85% ऑयल बाहर से मंगाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, कच्चा माल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रॉ मटेरियल्स चाइना से इंपोर्ट करते हैं। लाखों भारतीय विदेश में पढ़ाई और ट्रैवलिंग करने जाते हैं, उससे बहुत सारा पैसा खर्चा होता है वहां पे। सीधे शब्दों में कहें तो सरकार इसे छुपा नहीं रही, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर
बाहरी ताकतों का नियंत्रण ज्यादा है। इससे ये तो समझ में आ गया कि रुपया और जीडीपी एक दूसरे से डायरेक्टली नहीं जुड़े। तो आइए अब देखते हैं जीडीपी कैसे बढ़ता है, जीडीपी कैसे ग्रो हो रहा है। सबसे पहला कारण सर्विस सेक्टर का बूम। भारत का आईटी सेक्टर, बीपीओ, स्टार्टअप, आईटी इंडस्ट्री लगातार ग्रो कर रहे हैं। दुनिया भर की कंपनियां भारतीय कंपनियों को डॉलर में पेमेंट कर रही है, यानी डॉलर का वैल्यू बढ़ने से हमें ज्यादा पैसा मिलता है। सरकार बड़े लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है। हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट से इकोनॉमी में पैसा घूम रहा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन चुका है। यूपीआई, डिजिटल पेमेंट्स और नए बिजनेस मॉडल जीडीपी को बूस्ट कर रहे हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि विदेशी इन्वेस्टर कभी कभी पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन भारत में लंबे समय से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में फैक्ट्रियां और ऑफिस खोल रही हैं, जिससे नौकरियां बढ़ रही हैं और जीडीपी ग्रो कर रही हैं। पर ये भी एक सच है कि वो विदेशी कंपनियां अपने रेवेन्यू का बहुत सारा पैसा अपने कंट्री में ले जाती हैं। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो फिर नौकरियां क्यों नहीं बन रही? इसका सबसे बड़ा कारण ये है पब्लिक डेट। 2020 में पब्लिक डेट अपने इंडिया का टोटल गवर्नमेंट डेट, टोटल सरकारी कर्ज है लगभग 87% और लगभग 5% चला जाता है इंटरेस्ट पेमेंट में। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन जैसे निवेशों के लिए कम पैसा बचता है। भारत की जीडीपी ग्रोथ मुख्य रूप से सर्विस सेक्टर और फार्मा सेक्टर आती है, लेकिन ये सेक्टर ज्यादा नौकरियां नहीं प्रोड्यूस कर पाते, क्योंकि यहाँ पे स्किल्ड फोर्स चाहिए होते हैं। इसके वजह से वो ज्यादा लोगों को हायर नहीं कर पाते और ये गवर्नमेंट एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग पे तो इतना ध्यान दे नहीं रही है। गिरता रुपया और आयात इंपोर्ट भारत के 85% तेल इंपोर्ट करता है और चीन से भारी मात्रा में वस्तुएं खरीदता है। कमजोर रुपया चीजों को और महंगा बना देता है। तो फिर बात वहीं पे आ गई, क्या जीडीपी सही में बढ़ रही है? हाँ, जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन यह बहुत धीमी गति से हो रहा है और आम लोगों तक इसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। इतनी ग्रोथ रेट इतना स्लो है कि वो दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, केवल नंबर्स में कुछ परसेंटेज में दिख रहा है। पिछले कुछ सालों में करंट गवर्नमेंट ने जीडीपी गणना के तरीके भी बदल दिए हैं, जिससे जो ग्राउंड रियलिटी को पूरी तरह से नहीं दर्शा पाती है, नहीं दिखा पाती है। अगर हमें अपनी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करना है और ज्यादा मजबूत करना है और तेजी से बढ़ाना है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना होगा। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इन सबको न्यूज़पेपर, समाचार, एडवर्टीजमेंट, होर्डिंग्स से उठा के जमीन में लाना होगा। लोकल फैक्ट्रीज बढ़ानी पड़ेगी, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना पड़ेगा, किसानों को सपोर्ट करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग के स्तर बढ़ाने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम इकोनॉमी बूस्ट कर पाएंगे। भारत के लिए मिडिल क्लास को भी समर्थन देना जरूरी है, क्योंकि जब मिडिल क्लास आगे बढ़ेगा तब देश सही मायनों में आगे बढ़ेगा। अगर आप और इस प्रकार के कंटेंट देखना चाहते हैं और इनसाइड इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।